ठीक है। अभी तक आपने कितनी जयंती अटेंड की है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट ऐसे हो जाएगा बीच में। ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक मैंने अटेंड की हैं, मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से हर साल महू जाता हूँ। और महू के अलावा? महू के अलावा और कहीं बचपन में मैंने नागपुर में जयंतियाँ अटेंड की हैं। मैं नागपुर में रहा हूँ कई सालों तक, वहाँ मैं अटेंड किया करता था। तो वहाँ पर तो एक पूरा कल्चर है कि हम सभी लोग शाम में तैयार होके सफ़ेद कपड़े पहनकर, महिलाएं सफ़ेद साड़ियाँ पहन के जा रही हैं दीक्षा भूमि। और अब चूँकि उस समय तो मैं छोटा था, तो वो कल्चर भी वहाँ पर उस समय वो नहीं था कि डीजे लगा के और बहुत ज़्यादा डांस किया जा रहा है सड़कों पर, जो कल्चर बाद में डेवलप हुआ। नॉर्थ की जयंती अटेंड की? नहीं, नॉर्थ की मैंने बताया ना, एमपी नॉर्थ में आता है, और एमपी में मैं सिर्फ महू में ही अटेंड किया है। तो नॉर्थ कहाँ होगा? इंदौर फिर भी लगा जाता है। टिपिकल नॉर्थ यूपी। तो ये बोलो, ये ऐसे स्पेसिफिक बोलो। नहीं, यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली नहीं किए कभी अटेंड मैंने। वीडियोस देखे होंगे? वीडियोस देखें, वहाँ के कल्चर के बारे में? थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा वहाँ के वीडियो सर्कुलेट भी नहीं होते। अब तो होते। अब होने लगे हैं, अब वो वहाँ पर भी एक डेवलप हो रहा है, लेकिन लेट्स सी कि वो किस डायरेक्शन में जाता है। फिर भी एक आइडिया तो बना होगा दिमाग में। कोई आइडिया बना ही नहीं ना। क्यों नहीं बना भाई? अब ये इसीलिए मैं शॉर्ट्स दिखा रहा था आपको, आइडिया बनाने के लिए। तो तुमने ही मुझसे ये बोला था कि तुम उसके बारे में पूछोगे। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तुम कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम वो सवाल पूछो अपने ही, मुझसे सवाल उल्टे मत करो। मैं तो अभी कंफर्टेबल कर रहा हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ ना, तुम तो दागो भाई, सीधे मैं बोल। अपने हिसाब से करूँगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये स्टैंडर्ड परफेक्ट प्रोसीजर है तुम्हारा। और क्या? ये मुक्का उक्का दे दूंगा मैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, इसमें देख के बोलना, ठीक है? सर ज़्यादा मेरी तरफ ऐसे तैयार मत करो। सवाल मेरा ये है कि आप अम्बेडकराइट कैसे बने? देखिए, मैं अम्बेडकराइट कैसे बना, ये समझने से पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के ऑपरेशन के खिलाफ कैसे खड़ा होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं महामना ज्योतिबा फूले से। तो उनको एक शादी में वो जा रहे थे, गए थे अपने मित्र की, और वहाँ पर उनको जाति के आधार पर बेइज्जत करके भगाया गया, और वो उनके लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। आप बाबा साहब का आप देखिए, तो बाबा साहब बचपन से वो सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि वो ट्रिगर पॉइंट की तरह काम कर रही हैं। चाहे फिर वो उनके गांव में जो नाई है वो उनके बाल नहीं काट रहा है, या फिर स्कूल में उनको अलग से बैठाया जा रहा है, या फिर जब वो अपने पिता के यहाँ जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर उनको कोई बैलगाड़ी नहीं दे रहा है जबकि वो पैसे दे रहे हैं। तो वो उनके ट्रिगर पॉइंट की तरह काम कर रहा है। सेम यही चीज़ आप देखिए मान्यवर के जीवन में। तो मान्यवर के जीवन में वो देखते हैं कि उन्हीं की कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है जो कि किसी जयंती की छुट्टी वो लेना चाह रहा है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वहाँ पर मान्यवर खड़े होते हैं, उनके लिए फ़ाइट करते हैं, मान्यवर जाति का विनाश पढ़ते हैं, फिर वो पूरे सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो मेरी भी कहानी कुछ अलग नहीं है, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनकी भी कहानी कोई अलग नहीं होगी। कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है जहाँ पर जो सारी जो घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं वो सब एक फ्लैशबैक की तरह आपके सामने आ जाता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें, और वो फिर वहाँ पर सारी जो घटनाएं हैं वो सेंस बनाने लगती हैं कि आपके साथ क्यों घटित हुई हैं। तो मेरे जीवन में जब हुआ, कास्टिज़म मेरे साथ पहले से भी होता है, लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि कास्टिज़म है क्या, आपको पता ही नहीं कि जातिवाद है क्या, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ जातिवाद हो रहा है। वो पहले भी हो रहा था, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट की तरह जो काम किया वो 2 अप्रैल का जो आंदोलन है। तो मैं अपने फ्लैट के बाहर निकल के अपने बालकनी में खड़ा हुआ, और मेरे ही बगल में एक और मेरा मित्र रहता था जो कि ब्राह्मण था। तो उसने मुझसे सीधे आके, वो खिड़की में अपने फ्लैट में ही खड़ा था लेकिन खिड़की से मुझसे बात करता है कि रजत तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम। तो मुझे पता था कि कुछ इस तरह का कुछ आंदोलन हो रहा है, लेकिन मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा था।
और मेरी जो पूरी परवरिश हुई वो पूरे हिंदू रीति रिवाजों और हिंदू परंपराओं के साथ हुई। तो मैं वो जो ब्राह्मण व्यक्ति था, जो ब्राह्मण मेरा मित्र था, उससे ज़्यादा खुद को हिंदू मैं मानता था कि मैं सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। मैं घर में आ रहा हूँ तो मैं उससे पहले घर में आते ही मैं हाथ मुंह धोकर दीपक जला रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। घर से निकल रहा हूँ तो मैं नहा धोकर खाना खाने से पहले मैं आरती कर रहा हूँ या पूजा कर रहा हूँ। और एक जो ब्राह्मण जो मेरा मित्र था, उसी के साथ एक और घटना हुई कि उसकी फैमिली के कुछ लोग आए हुए थे। तब उनका कुछ डिस्कशन चला और उस समय भी हम लोग एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। उसके भैया वगैरह बैठे हैं, उसके मित्र बैठे हैं, वो बैठा है और मैं बैठा हूँ। और उस समय उसने कहा कि ये तो जय भीम वाले हैं, जबकि मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि या संबोधित नहीं किया या किसी को मैंने ग्रीट नहीं किया जय भीम बोल के। इवन बाबा साहब से भी मेरा कोई रिलेशन नहीं है उस समय तक, या मैं उस रिलेशन को पहचान नहीं पाया उस समय तक। मैंने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया कि वो क्या है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट थे मेरी ज़िंदगी की जिन्होंने बहुत मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार अच्छा ये इशू हैं। उसके बाद फिर मैंने रिलीजन की तरफ से जो मेरा मोह भंग हुआ, तो फिर मैं जो जावेद अख्तर हैं उनको देखना मैंने शुरू किया। फिर मैंने जो भगत सिंह की किताब है मैं नास्तिक की हूँ वो मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद में बाबा साहब से मेरी मुलाकात होती है। फिर मैंने, क्योंकि उस समय किताबों का भी इतना वो नहीं था, एक्सेस नहीं होता था, तो ऑनलाइन ही मैंने सर्च किया अंबेडकर बायोग्राफी। तो मुझे एक किताब मिली जो कि R.D. जाटव सर ने लिखी थी, जो कि राजस्थान के थे, और वो शायद 60 के दशक की वो किताब रही होगी। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी और मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस किताब को मैं पहली बार में ख़त्म नहीं कर पाया, दूसरी बार में भी ख़त्म नहीं कर पाया। वो किताब मैंने तीसरी बार में ख़त्म की, क्योंकि बाबा साहब का जो स्ट्रगल था उसको पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हुआ कि मैं रोने लगता था। मैं मतलब इतना व्यथित हो जाता था कि एक व्यक्ति जो कि अकेला ही सब कुछ किए जा रहा है, मतलब वो सुपरमैन या आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका की तरह कोई व्यक्ति है, जो हम मार्वल की मूवीज़ में हम देखते हैं कि एक अकेला हीरो खड़ा है और वो कई लोगों को मारे जा रहा है। वहाँ पर हिंसा नहीं हो रही, लेकिन वो समाज की कई सारी बुराइयों से एक अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ है और लड़ रहा है। और उसका जो बचपन है वो बचपन भी कमोबेश मैं उससे रिजेंबल कर पा रहा था, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो भी एक्सपायर हो गई थी और बाबा साहब की मदर भी एक्सपायर हो गई थी। तो उनका और उनकी बुआ का जिक्र आता है, और मेरी लाइफ में भी बुआ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। मेरी बुआ ने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, मतलब बाकी और रिलेटिव्स ने भी किया, लेकिन बुआ भी हैं। तो इस तरीके से मैं काफ़ी रिलेट भी कर पा रहा था उनसे। तो वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। और फिर वहाँ से तो जर्नी सबको पता है, मैं पढ़ना मैंने शुरू किया और फिर लोगों को बताना भी शुरू किया कि बाबा साहब का क्या स्ट्रगल है, बाबा साहब ने क्या किताबें लिखी, हमारी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें फिर मैंने पब्लिक डोमेन में डालना शुरू किया। तो उसमें मैंने बहुजन साइट शुरू किया, फिर इंस्टाग्राम पर मैंने काम करना शुरू किया, फिर एक और नया चैनल दी रजत मौर्य के नाम से मैंने बनाया। तो वहाँ पर डिटेल में अपने काम के बारे में। तो जब 2 अप्रैल का जो पूरा हो गया, उसके बाद जब मैं सारी चीज़ें प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो इंसिडेंट हो चुका है, उस इंसिडेंट के साथ मैं प्रोसेस भी कर रहा हूँ और साथ में फेसबुक पर मैं वो वीडियोस को कंज्यूम भी कर रहा हूँ, या जो लिख रहे हैं लोग। तो वहाँ पर कोई बहुत ऐसी चर्चा नहीं हो रही कि बाबा साहब के क्या विचार हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा है, जय भीम जय भीम जय भीम, या बाबा साहब के सम्मान में वो सिर्फ लिखे जा रहा है, लेकिन कुछ बहुत कंक्रीट सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि बाबा साहब ने जो लिखा है वो क्या है। तो फिर जब मैं बायोग्राफी के बाद मैंने बाबा साहब की कई सारी किताबें पढ़ी, उसमें मैंने सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी, फिर कास्ट इन इंडिया पढ़ी। ये छोटे छोटे टेक्स्ट थे, मैंने वहाँ से शुरू किया। फिर वो और कई सारे स्पीचेस वगैरह और कई सारी किताबें पढ़ी मैंने बाद में। लेकिन मैंने एक ये गैप जो मुझे दिखाई दे रहा था कि बाबा साहब के बारे में तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या लिखा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो फिर मैंने एक बहुजन साहित्य के नाम से एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने उस पर ऑडियो बुक डालना शुरू किए, जो कि अभी भी अवेलेबल होंगे। तो मैंने जो R.D. जाटव सर की जो किताब है उसका मैंने ऑडियो बुक बनाया, कास्ट इन इंडिया का मैंने ऑडियो बुक बनाया, और उसके अलावा
और डिफरेंट कुछ किताबों का मैंने ऑडियो बुक बना के वो डाला। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उस पर व्यूज़ वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग है कि सुनने का कल्चर हमारे यहाँ उतना डेवलप नहीं हुआ है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है कि पॉडकास्ट को लोग सुन रहे हैं, घंटों तक बैठे हुए हैं, या ऑडियो बुक्स को सुनने का कल्चर वहाँ पर डेवलप हो चुका है। लेकिन इंडिया में ये नहीं था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 के आसपास की। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि और बाकी के यूट्यूबर्स क्या करते हैं, तो वो मैंने देखा कि वो किताबों के रिव्यू करते हैं। तो फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने किताबों के रिव्यू भी करना शुरू किया। और उसी समय ये गैप जो था वो तो ऑब्ज़र्व मैं कर रहा था, लेकिन क्योंकि किताबों में मेरी दिलचस्पी थी, तो मैं एक किताब वाला शो जो आता था पहले, पता नहीं अब आता है नहीं आता, ललन टॉप पर, वो भी मैं देखता था। तो वहाँ पर कोई हमारे तबके से जुड़ी हुई किसी किताब के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। तो मैंने फिर बहुजन साहित्य को लेकर आया कि भाई हम करते हैं इसको और हम लेकर आएंगे। तो फिर वहाँ पर मैंने किताब पर चर्चा मैंने शुरू की, और शायद सबसे पहले किसी गेस्ट को मैंने बुलाया तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। उनको मैंने बुलाया कि हम जाति के विनाश पर चर्चा करते हैं, और दूसरी कई किताबों पर फिर मैंने चर्चा की और किताबों के रिव्यू करना शुरू किए। तो उसमें मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर जो हैं, जो बुद्धिज़्म पर काफ़ी काम करते हैं, उनकी किताबों को मैंने ख़रीदा और फिर उनको मैंने पढ़ा, और फिर मैंने उस पर रिव्यू करना शुरू किया, मतलब वीडियो फॉर्मेट में। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आने लगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी फेमस थे, मतलब फेसबुक पर उनको लोग काफ़ी फॉलो करते थे। तो उन्होंने मेरे वीडियोज़ को सर्कुलेट करना शुरू किया, तो वहाँ से फिर मेरा एक ग्रोथ आना शुरू हो गया। फिर बाद में फिर मैंने रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म को जब मैंने पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि यार ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री मैंने जानी, तो पता चला कि उसके ऊपर तो महाराष्ट्र में एकदम विवाद खड़ा हो गया था, और लाखों लाख हमारे जो भीम सैनिक हैं या बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए थे। तो उस किताब को फिर मैंने वीडियो फॉर्मेट में मैंने लोगों के सामने रखा। मैं बस कैमरा चालू करता था, मैं पढ़ता था, और फिर मैं जहाँ पर मुझे लगता था कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं एक्सप्लेन करता था, और वो लोगों के सामने काम रखना मैंने शुरू किया कि ये है। तो बाबा जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज़्म है, उसके तकरीबन 40-45 वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाए, सिर्फ एक किताब के ऊपर, वो अभी भी अवेलेबल होंगे अगर कोई देखना चाहे तो। तो इस तरह से मैंने अपना काम शुरू किया। ट्रिगर पॉइंट बताया भारत बंद, अब सारी चीजें समझ में आ गई। उस टाइम पे शायद इतना अच्छे से ना आती हूँ भारत बंद से जुड़ी। भारत बंद का मूवमेंट में कैसे इम्पैक्ट पड़ा? जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट होता है ना, वैसे ही मैं भारत बंद को भी एक ट्रिगर पॉइंट देखता हूँ एक कम्युनिटी के लिए, कि उस समय जो कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन्होंने SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करना चाहा, लेकिन वो कर नहीं पाए, और जो पूरा समाज है उसके अंदर इतना तीव्रता के साथ प्रतिक्रिया दी कि पूरे देश में लोग सड़कों पर आ गए। स्पेशली हम देखते हैं यूपी में और MP के अंदर लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो वहाँ से हमें ये एक बदलाव आया कि लोग जो पहले बाबा साहब के ऊपर खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे या कहीं झिझक रहे थे, वो अब सारी चीज़ें, जो नई तकनीकी क्रांति जो आ रही थी पूरी दुनिया में और भारत में भी, इंटरनेट, और उसके थ्रू वो चीज़ें विजुअल होना शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि उसके बाद का आप देखेंगे तो कई सारे लोग निकल कर आए, वो फेसबुक पर लिख रहे हैं, उससे पहले भी लिख रहे थे लेकिन वो बहुत सीमित संख्या में थे। लोगों ने लिखना शुरू किया फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। अगर आप देखेंगे कि 2019 से पहले अम्बेडकराइट कंटेंट कितना था, और जब ये हमारा पूरा आंदोलन हुआ 2018 में, उससे पहले 2018 में हुआ था, है ना? हाँ। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि 2018 से पहले कितने हमारे अम्बेडकराइट कंटेंट क्रिएटर हैं, अम्बेडकराइट कंटेंट हमें यूट्यूब पर वीडियो फॉर्मेट में मिल रहा है, और 2018 के बाद हमें कितना मिल रहा है, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका एक कारण है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई, लेकिन उसका दूसरा कारण ये है कि लोगों के अंदर वो जो 2 अप्रैल की जो प्रतिक्रिया थी, उसने कई सारे व्यक्तियों को झंझोर दिया अंदर से, उसमें मैं भी एक था। पूछो क्या? सकल पसीना आ रहा है? बोलो।
पूछो भाई। चश्मा लगाओ पहले। अरे तुम तो सवाल पूछो ना। ट्रिगर पॉइंट हो गया। 2 अप्रैल के आसपास भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मुझे नहीं पता उनके बारे 2 अप्रैल से पहले ऊना कांड हुआ था, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई थी। में वो और उसी का पूरा जो है वो ज्वार भाटा की तरह फूटा था। चंद्रशेखर आजाद वाला केस हुआ था, रासुका लगा था, बाद में वो छूटा। सब बीरपुर कांड हुआ था। और ये वो दौर था जब अपने लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस आया था। कनेक्ट करो इन सारी चीज़ों को। ठीक। तो 2018 का जो दौर है उसको हमें दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ में उस टाइम पे बीजेपी जो मैं सरकारी समझ गया हूँ। तो 2018 का जो दौर है उसको हमें सिर्फ इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए कि एक तरफ तो जहाँ पर इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ रही है, और साथ में हमारे इंडियन स्टेट में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको कि हम राइट विंग की गवर्नमेंट मानते हैं या राइट विंग की गवर्नमेंट हम कहते हैं, स्पेशली इन दी एकेडमिया में। और आम जनता में है ये है कि ये अम्बेडकरवादी विरोधी है और ये वापस मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, इस तरह की उसकी छवि है। और उसी दौरान 2018 से पहले ही अगर उसको देखा जाए तो ऊना का कांड हो रहा है, उसके अलावा SC/ST का जो डाइल्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, सब्बीरपुर कांड हो रहा है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर रासुका लगाई जा रही है। ये सारी जो चीज़ें, ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका जो एक सामूहिक जो हमें उसका जो रिज़ल्ट हमें दिखाई देता है वो 2 अप्रैल 2018 का जो बंद था उसके रूप में हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद से हम, मेरे ख्याल से इतना ठीक है, जबरदस्ती उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो अच्छा पार्टी लूंगा ना, सारा थोड़ी लेना। हाँ तो बस इतना ठीक था मेरे ख्याल। नहीं वो नहीं आ रहा ना, खींचना पड़ रहा है वो ज़बरदस्ती। वो उतना ही है, मतलब वो उतना ही काम में भी उतना ही आएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब हम ये देख रहे हैं कि एक एग्जांपल ऐसा भी दे सकते हो तुम, लाइक इसको कंक्लूड करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कंक्लूड तुम कर दो ये वाला पॉइंट, कि जैसे तुमने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में कि ऑपरेशन जब होता है तो लोगों को एहसास होता है, वो चाहे फूले को हुआ, बाबा साहब को हुआ, ठीक है, काशीराम साहब को हुआ और हमको भी हुआ, है ना। हालांकि तुमने वो बोल दिया मैंने। तो वो ऑपरेशन तक आ गई है बात। ऑपरेशन के बाद में अब बात आ रही है कि वो ऑपरेशन हमें ये बता रहा है कि हम ये हैं, लेकिन फिर भी हम उस आइडेंटिटी के साथ में खुद को अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको मेरे ख्याल से ये ना बाद में इसको कंक्लूड करना, वो तो आगे पीछे होगा। नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि वो नहीं ना, वो मिक्स हो जाएगा। पहले अपनी सारी चीज़, वो कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन बुद्धिज्म पर ही ख़त्म करना। वो उसके इधर उधर अगर तुम करोगे तो बात खत्म, बिगड़ जाएगी। फिर डिस्कशन मत करो, तुम अपने सवाल पूछो, कंक्लूजन आखिरी में करवाना। डिस्कशन बेस्ड ही होगा, तो उसको तुम बाद में ऐड कर लेना ना, वो तो तुम कहीं भी ऐड कर सकते हो। हाँ, जब मैं अम्बेडकराइट बन रहा हूँ ना, हाँ, तो मेरे साथ कुछ घट रहा है, मेरे को कुछ तो वो तो ऐड तो कर लिया भाई, मेरे को ट्रिगर कर रहा है, हाँ, अम्बेडकराइट बना, मेरे को मूवमेंट समझ में आया, हाँ, लेकिन जो मेरे को मेरी पहचान पता चली है, मैं उससे भाग नहीं रहा, हाँ, मैं अब मूवमेंट का हिस्सा बन रहा हूँ। चाहे फिर वो अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट करने की बात हो या मूवमेंट में समय समय पर आवाज़ उठाने की। तुम सवाल पूछो, ये मत बताओ कि मुझे क्या बोलना है, समझो इस चीज़ को। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, वो मैंने सुन लिया, सवाल पूछो तुम। मेरे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी भाई, कुछ निकलेगा ही नहीं। तुम जैसा बुलवाना चाहते हो मुझसे मत वैसा बुलवाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ बस उसको समझ गया मैं। तुम सवाल पूछो आगे। यही मेरा सवाल था। क्या? यहाँ तक आप अम्बेडकराइट बन गए, आपने काम शुरू किया। हाँ, अब बात आ रही है कि एक तरफ तो इतना ऑपरेशन है, हाँ, उसके लिए एक मूवमेंट खड़ा है, ठीक है, दूसरी तरफ है सेलिब्रेशन जयंती का। तो ये दो चीजें जो पैरेलल चल रही हैं, वो आप कैसे देखते हो कि एक तरफ हमारे लोग खुद की आइडेंटिटी को बता रहे हैं, चाहे वो कहीं पे कोई खुद को कुछ भी बोले, कोई बुद्धिज्म के थ्रू चल रहा है,
या उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बुद्धिज्म के हिसाब से नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक मूवमेंट खड़ा हो चुका है, वो काशीराम साहब ने उसको खड़ा किया। तो साथ में सेलिब्रेशन भी चल रहा है जयंती का और ऑपरेशन भी चल रहा है, दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि समाज के ऊपर अत्याचार तो हमेशा से होता रहा है। पिछले 1000 साल का अगर हम इतिहास देखें तो मुसलमानों ने शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार किया, जो कि पहले बुद्धिस्ट थे, बाद में अनटचेबल हुए और आज की तारीख में हमने शेड्यूल कास्ट के तौर में जानते हैं या शेड्यूल ट्राइब के तौर पर जानते हैं, ओबीसी के तौर पर जानते हैं। तो अपर कास्ट जिसको हम कहते हैं या ऑपरेसर जो कम्युनिटी है, वो अत्याचार शुरू से करते आ रहा है, लेकिन उस अत्याचार का एहसास आपको कब हो रहा है कि वो अत्याचार है? जैसे ही आपको वो एहसास होता है कि ये अत्याचार है, आप उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि महामाना ज्योतिबा फूले कैसे कर रहे हैं, बाबा साहब कैसे कर रहे हैं, या मान्यवर काशीराम साहब कैसे कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं अपना खुद का उदाहरण लूँ तो जब मुझे, क्योंकि अत्याचार तो पहले से हो रहा है, मेरे ऊपर जब वो सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं तो मुझे उनका एहसास हो रहा है कि भाई ये अत्याचार है और अब मैं इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अब मैं इसको असर्ट करूँगा, अब मैं इसके खिलाफ अब मैं अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करूँगा और मैं इसके खिलाफ रिवोल्ट करूँगा, मैं इसके खिलाफ विद्रोह दर्ज करूँगा, मैं इसके खिलाफ विद्रोह ही करूँगा। ये जब भाव आता है तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, वो है आइडेंटिटी का असर्शन। हम अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से असर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम देखें कि अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी या पूरा जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है, उसमें कई तरह की आइडेंटिटी हमें दिखाई देती हैं, जहाँ पर कि हमें एक हिंदू अम्बेडकरवादी दिखने को मिलता है, जहाँ पर कि हमें एक जाटव अम्बेडकरवादी देखने को मिलता है जो कि अपनी जाति के ऊपर गर्व कर रहा है। फिर हमें एक अम्बेडकरवादी देखने को मिलता है जो कि बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी है, तो वो बुद्धिज़्म को असर्ट करता है, वो खुद की आइडेंटिटी जो उसने पुरानी जो आइडेंटिटी है जिसको रिक्लेम किया है उसने बुद्धिस्ट बन के, उस आइडेंटिटी को असर्ट कर रहा है। इस तरह की कई सारी आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है रीजनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, और उसके साथ हमें देखने को मिलता है कि हम अपने डिफरेंट अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं या अलग अलग जो तारीखें हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी जो तारीख हमारे सामने है वो है 14 अप्रैल, जिसको कि हर व्यक्ति सेलिब्रेट करता है और उसको सेलिब्रेट करने का सबका अलग तरीका है। अगर आप महाराष्ट्र में उस चीज़ को देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा कि बौद्ध विहार में बुद्धा की मूर्ति ऊपर है, वहाँ पर आपको फिर बाबा साहब की मूर्ति देखने को मिलेगी। वहाँ जो हमारा सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है वो पंचशील से हो रहा है। जब आप यूपी में आएंगे तो वहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ हमें बुद्धा की भी मूर्ति है, बाबा साहब की भी मूर्ति है, मान्यवर की भी मूर्ति है, और साथ में जाति का जो दम्भ है या अपनी जाति के ऊपर घमंड करने की बात है वो भी हमें देखने को मिलेगी कि वहाँ पर जाटवों ने कुछ गाने बनाए हैं और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी मिलेंगे आपको अलग अलग जगह पर कि वो बाबा साहब के नाम पर भंडारा करते हैं, जो कि हालांकि एक वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस रही है हिस्ट्री में, लेकिन आज की तारीख में उसको अप्रोप्रिएट कर लिया गया ब्राह्मणिकल फोर्सेस द्वारा। तो वो अब बाबा साहब के नाम पर भंडारा भी करने लगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग कविताएं लिख रहे हैं, कुछ लोग गाने लिख रहे हैं जिनको हम भीम गीत के नाम से बोलते हैं, और महाराष्ट्र में इसका कल्चर बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग पेंटिंग बना रहे हैं, कुछ लोग डिजिटल आर्ट बना रहे हैं, कुछ लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि अपने हिसाब से बाबा साहब को समझाने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक चीज़ मिस हो जाती है वो ये हो जाती है कि सब अपनी तरफ से तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने क्या लिखा है या बाबा साहब की आइडियोलॉजी क्या है, ये पूरा पार्ट जो है वो मिसिंग है। जब तक हम उस एसेंस को नहीं समझेंगे कि बाबा साहब ने क्या कहा है, हम किसी भी तरह का जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो अधूरा है। वो आप अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन उस अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस अम्बेडकरवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए
उसका कुछ भी योगदान नहीं होने वाला। हम जाने और अनजाने में अपनी जाति की पहचान को ही असर्ट कर रहे हैं। बाबा साहब ने बुद्धा जयंती के बारे में क्या विचार रहे हैं? बुद्धा जयंती सेलिब्रेशन पे कुछ बोला हो बाबा साहब ने? मैंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा तो है कहीं कुछ। कहा तो है ना? मैंने नहीं पढ़ा हो। खैर कोई नहीं। तुम पूछ सकते हो ना कि बाबा साहब की क्या फिलॉसफी है। अब तभी तो तुमसे पूछा। हाँ, तो वो तो बाबा साहब की फिलॉसफी पूछो, मैं बताता हूँ। सो जब भी बात आएगी किसी भी व्यक्ति के फिलॉसफी की, तो उस व्यक्ति की फिलॉसफी, कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, वो डिफाइन नहीं कर सकता। तो बाबा साहब के जो दर्शन है, उसको पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि बाबा साहब का ये दर्शन है। बाबा साहब का जो खुद का दर्शन है, बाबा साहब ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। जब आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइटल है माय फिलॉसफी, और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी फिलॉसफी क्या है। बहुत छोटा सा एक इंटरव्यू है जो कि रेडियो में दिया गया था, 1953 के आसपास का है, और उसमें बाबा साहब कहते हैं कि अगर मेरी जो फिलॉसफी है वो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं आ रही है। ये एग्जैक्ट लाइन उन्होंने लिखी है कि ये जो पूरी फिलॉसफी है ये मैं अपने मास्टर से लेकर आ रहा हूँ, और वो मेरे मास्टर हैं बुद्धा। वो आगे लिखते हैं कि जो फ्रेटर्निटी है वही जो है वो ब्रदरहुड है, और जो ब्रदरहुड है वही रिलीजन है। तो जब भी बाबा साहब के दर्शन की बात आएगी, उसमें बुद्धा अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप बुद्धा को हटा रहे हो तो आप बाबा साहब की फिलॉसफी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। आप, हो सकता है कि खुद को लाउड स्पीकर लगा के आप बोलोगे कि आप अंबेडकरवादी हो, लेकिन आप क्या वाकई में अंबेडकरवादी हो? बाबा साहब यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं कि अगर किसी को भी एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए, लिबर्टी दे दी जाए, तो वो फ्रेटर्निटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति जो कि अपने नज़रिए से चीज़ें रखना चाह रहा है, अपने नज़रिए से बाबा साहब को समझना चाह रहा है, अपने नज़रिए से बाबा साहब को समझाना चाह रहा है, बाबा साहब के नज़रिए से नहीं। मतलब कि वो एब्सोल्यूट लिबर्टी का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बाबा साहब के दर्शन को ही खत्म कर रहा है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप बाबा साहब की राइटिंग को पढ़ोगे, ना कि उनके इंटरप्रिटेशन को पढ़ोगे। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इंटरप्रिटेशन देता है तो वो खुद के अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनको आगे रखता है, और अपने पूर्वाग्रहों को साबित करने के लिए बाबा साहब को यूज करता है। लेकिन बाबा साहब ने जो लिखा है हमें उनको एज इट इज लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पर हो सकता है कई सारे लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो दर्शन है, किसी भी व्यक्ति की जो फिलॉसफी है, वो व्यक्ति खुद ही बताएगा। वो व्यक्ति उसके ही काम में नजर आएगी। आप उसके काम को उठा के इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते, व्याख्या नहीं दे सकते, आप अपने हिसाब से नहीं बता सकते। और आज जो सबसे बड़ा खतरा है अंबेडकरवादी आंदोलन पर, वो यही है कि हर व्यक्ति अपना अंबेडकरवाद दर्शन लाना चाह रहा है। बाबा साहब का क्या दर्शन है, उसको उसने कचरे के डब्बे में डाल रखा है। जो पॉलिटिकल यूज हो रहा है बाबा साहब का, हर पार्टी खुद को अम्बेडकराइट क्लेम कर रही है, उस पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि आपने बोला हर कोई अपनी नई परिभाषा लेकर आ रहा है। तो कुछ लोग जय बापू जय भीम भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो सावरकर को मानते हैं वो भी जय भीम कर रहे हैं। जो पूरी दुनिया में कोई भी समाज अगर वो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है और उस आइडियोलॉजी को उसने पढ़ा नहीं है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जो उसकी विपक्षी विचारधारा है वो उस आइडियोलॉजी को खा जाएगी, वो उसको पचा जाएगी पूरी तरीके से। बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब का दर्शन, जिसको हम अंबेडकरवाद कहते हैं, उसके साथ यही हो रहा है। अब पिछले कई सालों में, स्पेशली जब से इंटरनेट आया है, तब से लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति एक जागरूकता तो आई है, लेकिन वो अधूरी जागरूकता है। क्योंकि वो जागरूकता आ रही है सिर्फ वीडियो के कंटेंट से, वो जागरूकता उनके लिटरेचर से नहीं आ रही। और जो कंटेंट बना रहे हैं उनको भी सिर्फ उतना ही मतलब है कंटेंट बनाने से जिससे कि उनके वीडियो चल जाएं। मतलब कि बाबा साहब की विचारधारा पहुंचाना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि हमें व्यूज़ आ जाएं, और व्यूज़ आएंगे
हल्की बात करने से। ज़्यादा अगर भारी बात आपने कर दी तो वो सामने वाला समझेगा नहीं, वो उसको शेयर नहीं करेगा, वो उसके ऊपर कमेंट नहीं करेगा, वो उसको लाइक नहीं करेगा, तो उसका वीडियो चलेगा नहीं। अब जब यहाँ पर जो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट हमें देखने को मिलता है कि बाबा साहब की विचारधारा लोगों तक नहीं पहुंची है, बाबा साहब का नाम सिर्फ लोगों तक पहुंचा है, ऐसे में फिर कई सारी पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं। आप देखिए आज की तारीख में कम्युनिस्ट अम्बेडकरवादी हैं, आरएसएस वाले वो भी अम्बेडकरवादी हैं, कांग्रेस वो भी अम्बेडकरवादी हैं। कांग्रेस ने तो एक नारा स्थापित कर दिया है या स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जय बापू जय भीम, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी को इस विषय को समझना है तो उन्हें पढ़ना पड़ेगा कि बाबा साहब और गांधी के बीच का संवाद क्या है, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि बाबा साहब और नेहरू के बीच में क्या संवाद है, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने क्या लिखा है, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया है इस किताब में। उन्हें समझना पड़ेगा कि जब बाबा साहब अपनी किताब के प्रकाशन के लिए नेहरू के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इसकी कुछ प्रतियां खरीद लीजिए, तो नेहरू उनकी प्रतियां नहीं खरीद रहे हैं, तो वहां से वो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा और तब आपको रिफ्लेक्ट होगा कि अरे ये जो जय बापू और जय भीम लिखा है ये तो अपने आप में कितना प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन कांग्रेस उसको स्थापित कर रही है और संभवतः कि ये स्थापित हो भी जाएगा, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमने जिस समाज को बनाना है या जो समाज बन चुका है, उस तक हमने बाबा साहब के दर्शन को नहीं पहुंचाया, हमने बाबा साहब का फोटो पहुंचाया, बाबा साहब का जय भीम का नारा पहुंचाया, लेकिन वो किताबें नहीं पहुंचाई जिसमें कि बाबा साहब का दर्शन है। तो ये जो ट्रेंड है ये आगे और बढ़ेगा, बाबा साहब के नाम को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा और इस हद तक एक्सप्लॉइट किया जाएगा कि आने वाले 10 या 20 या 50 सालों बाद बाबा साहब के नाम की कोई रिलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ होता है तो उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाती है। तो बाबा साहब की पूरी आइडियोलॉजी के साथ यही होगा और बाबा साहब का ही नाम ले लेकर हमें वापस गुलाम बनाया जाएगा। ये आप देखिएगा, ये आने वाले समय में होगा, क्योंकि हमने उनके दर्शन को नहीं पढ़ा। आज हम बहुत खुश हो रहे हैं जयंती मनाते हुए, मतलब हम कल्चरल जो जीत है बाबा साहब की, मतलब बाबा साहब के नाम के सेलिब्रेशन को हम जीत पा रहे हैं, लेकिन वहीं पे हमारा मूवमेंट डाउन हो रहा है। ना हमारा लिटरेचर ढंग से प्रोड्यूस हो रहा, ना लोग उसको पढ़ रहे, और ना ही जो मूवमेंट चल अभी तक मुझे लगता है कि काशीराम साहब ने ऐसा चलाया बाबा साहब के बाद और भी लोगों ने चलाया, वो एकदम से खत्म होता जा रहा है। तो सिर्फ कल्चरल विनिंग से हम क्या कर लेंगे? आगे की लीडरशिप और आगे की मूवमेंट का क्या? पहले हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो काफ़ी लोगों को विवादित लगे और काफ़ी लोग मेरे साथ डिसएग्री भी करें, लेकिन जिसको हम कल्चर कह रहे हैं वो कल्चर नहीं है, वो तमाशा है। बाबा साहब के नाम को लेकर आप महीनों तक रैलियां निकालते हैं, बाबा साहब के नाम को लेकर आप महीनों तक डीजे पर डांस करते हैं, बाबा साहब के नाम को लेकर काफ़ी लंबे अरसे तक तो लोग दारू पीते थे, वो सुबह से ही पीना चालू कर देते, अरे बाबा साहब का जन्मदिन है। बाबा साहब का नाम लेकर हम इतना अथाह पैसा उनकी सिर्फ जयंती मनाने के लिए ख़त्म कर रहे हैं। ये कल्चर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है। इसको जब तक हम तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। हम जितना पैसा बाबा साहब की जयंती पे लगा रहे हैं, क्या उसका 10% भी पैसा हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे लगा रहे हैं? बाबा साहब को जब आप पढ़ोगे तो एक प्रसंग आता है कि जहाँ पर वो एक जगह स्पीच देने के लिए गए हैं और स्पीच देने के बाद बाबा साहब ने अपने जो उनके सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके जो वॉलंटियर हैं, उनसे और जो जनता आई हुई है उससे पैसा इकट्ठा करवाते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि जितने लोग आए हैं उनकी संख्या के अनुपात में पैसा जो कम है, तो वहाँ पर वो सवाल पूछते हैं। बाद में उस पैसे का इस्तेमाल वो हॉस्टल्स खोलने के लिए कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति इतने बुरे दौर में जहाँ पर कि हमारा कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई चंदा देने वाला नहीं है, कोई डोनेशन देने वाला नहीं है, वो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हो रहा है और अपने खुद के इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहा है। वो व्यक्ति उस दौर में हॉस्टल खोल रहा है, वो व्यक्ति उस दौर में अंग्रेज़ों के पास जाके बोल रहा है कि हमारे इतने लोगों को आप स्कॉलरशिप दीजिए और विदेश पढ़ने के लिए भेजिए। वो व्यक्ति उस दौर में कॉलेज खोल रहा है। और हम आज के दौर में क्या कर रहे हैं? कितने कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन हमने बिल्ड किए। हर साल हम करोड़ों रुपए सिर्फ बाबा साहब की जयंती मनाने पर ख़त्म करते हैं और लोग इसको कल्चर के नाम पर
वैलिडिटी भी दे देते हैं कि नहीं ठीक है, ये तो कल्चर के नाम पे हो रहा है। लेकिन क्या इतना पैसा खर्च करना सही है जहां पर कि हम इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं कर रहे हैं? मैं एक अनुमान के हिसाब से बताना चाहूंगा कि अगर हम सिर्फ एक साल के लिए हम ये प्रण ले लें कि हम इस बार जयंती को जिस लेवल पर बनाते आए हैं उस लेवल पर नहीं मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उसका 50% पैसा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम उससे अपने खुद के कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, हम अपने खुद के स्कूल खोलेंगे, और उस स्कूल में हम अपने व्यक्तियों को हायर करेंगे एज अ एम्प्लॉय। हम अपने व्यक्तियों को वहाँ पर रोजगार भी देंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी। तो आप सोचिए कि वो जो व्यक्ति वहाँ पर जो पढ़ रहा है उसकी विचारधारा में कितना डेवलपमेंट होगा, और हम उसको बचपन से ही उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे जो कि हम देना चाहते हैं या जो कि बाबा साहब दिलाना चाहते थे। और जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, जो टीचर है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो समाज में जाएगा, बाबा साहब की विचारधारा को खुल के रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ से उसको नहीं निकाला जाएगा, जो कि आज हो रहा है। आज किसी भी व्यक्ति को आप उठा के देखिए ना, क्या वो खुल के बाबा साहब के विचारों को रख पा रहा है? हमने देखा राजस्थान में एक महिला ने, टीचर जो थी, उन्होंने सरस्वती पूजा के दिन टीचर्स डे के दिन उन्होंने सरस्वती की पूजा करने की बजाय जो माता सावित्रीबाई फुले हैं उनकी पूजा की, तो उनके ऊपर केस चला दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लोग उनके यहाँ जाके जॉब कर रहे हैं, भले ही वो गवर्नमेंट है। इस चीज़ को समझिए कि भले ही वो गवर्नमेंट है, लेकिन हम उनके अंडर में रह के काम कर रहे हैं। हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन कहाँ हैं? और जब तक हम इस तरह के इंस्टीट्यूशन खड़े नहीं करते जहां पर कि हम अपने लोगों को हायर कर पाएं, तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको भले ही कल्चर के नाम पे आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मेरी नज़र में जो हो रहा है वो हम अपना पैसा को इकट्ठा करते हैं और हर साल आग लगा देते हैं। बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। बाबा साहब का जो काम है वो सिर्फ कल्चर को प्रमोट करना नहीं है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कल्चर ही सब नहीं है। कल्चर उस आंदोलन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कल्चर ही आंदोलन नहीं है, कल्चर ही रिवॉल्यूशन नहीं है। कल्चर तो आपका तब बचेगा ना जब आपके पास संसाधन होंगे। कल्चर तो आपका तब बचेगा ना जब आपके पास शिक्षा होगी। कल्चर तो आपका तब बचेगा जब आपके पास संस्थान होंगे, वो भी आपके खुद के, यानी आपके समाज के। मैं इसको एक और उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बहन मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने कई सारे स्कूल खोले, कई सारे कॉलेजेस खोले, लेकिन वो सरकार के तहत खोले। आज की तारीख में उनके अंदर क्या हो रहा है? आप देखिए, जो बुद्धा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हवन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सरकार ने बनाए, और सरकार बदलती है, सरकार हमेशा नहीं रहती। लेकिन जो संस्थान समाज के होंगे वो समाज के अंडर काम करेंगे, वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है कि कल के दिन कांग्रेस की सरकार आ गई तो अपने हिसाब से यूज करेंगे, कल के दिन बीजेपी की सरकार आ गई तो अपने हिसाब से यूज करेंगे, कल के दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो अपने हिसाब से यूज करेंगे। जब तक हमारे खुद के इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, इसको आप समझिए कि बाबा साहब ने पीपल्स सोसाइटी ऑफ एजुकेशन क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि खुद के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। खुद के इंस्टीट्यूशन होंगे तो सत्ता हमारे हाथ में होगी, हमारे हाथ में पावर होगा। भले ही हमारे पास गवर्नमेंट नहीं है, हमारे सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हम इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं हमारे जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। और जब उनमें से कुछ बच्चा पढ़ के निकल के आएगा तो वो, हमने बचपन से उसको इस तरीके से बड़ा किया है ना, उसको नर्चर इस तरीके से किया है कि वो बड़ा होने के बाद समाज के लिए काम करेगा ही करेगा। तो ये जो हम मिस कर रहे हैं और कल्चर के नाम पर हम अथाह पैसा जला रहे हैं, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा, और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि मैं फिर आपको एक और आंकड़ा बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल के अंदर, 10 या 15 साल के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की जो संपत्ति है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। यानी कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से हमारी जो संपत्ति है वो लगातार घट रही है, और इसी तरीके से अगर चलेगा तो हमारे पास संपत्ति नहीं बचेगी। जब संपत्ति नहीं बचेगी तो आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। सरकार पैरेलल में स्कूल भी बंद कर रही है, और स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें किस तरह की एजुकेशन दी जाती है सबको पता है। तो यहाँ पर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करें, ना कि आंख बंद करके उनको आग लगा दें। पसीना बोले और बोले, ये वाला पार्ट ऐड करना है ना, ये इसको मिस मत करना। तभी तो पूछा है। हाँ,
अब टोन वगैरह सब सही है ना, ज़्यादा अग्रेशन तो नहीं। यही तो बेहतरीन था, तभी तो मैं मस्त चिल बैठा। बोलो। अब आओ उस पे सेकंड एंड लास्ट सेगमेंट, दैट इज अब तुम इंदौर यानी मऊ, मऊ की क्या क्या स्टोरीज पता है? मऊ में कोई स्टोरी नहीं है। चार बार मतलब 4-5 बार से वहीं जा रहे हो ना? इंदौर, मऊ, ठीक है। मैंने एक जो गाना रिकॉर्ड किया था ना मराठी में, लेकिन तुम उसको यूज़ कर सकते हो। हाँ मेरे को भेज देना, डाउनलोड कर लेना, ये उस पर डला हुआ है इंस्टाग्राम पर। अच्छी क्वालिटी पे चाहिए ना। अच्छा ओके, तो पहले तो सर सीधा करो। तो अरे तुम, मैं सवाल सुन रहा हूँ ना, बोलो तो। बाबा साहब की जो जन्मभूमि है, वहाँ पे जो जयंती के नज़ारे होते हैं, वहाँ कुछ स्टोरीज तुमने देखी होंगी इस बार, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि विजुअल्स जो तुमने देखे हो, एटमॉस्फेयर। बाबा साहब की जयंती जिस तरीके से महाराष्ट्र में बनती है और जिस तरीके से यूपी में बनती है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, स्पेशली इन दी एमपी जहाँ पर कि बाबा साहब का जन्म हुआ। तो मैं क्योंकि पिछले 4-5 सालों से महू जा रहा हूँ और मैं हर बार ये चीज़ एक देखता हूँ कि वहाँ पर प्रशासन का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है जिसकी हद नहीं है। जहाँ पर बाबा साहब का जन्म हुआ वहाँ पर एक स्मारक बनाया गया। अब उस स्मारक के ऊपर जो पूरा कब्जा है वो आरएसएस और बीजेपी का है। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी काम हो रहा है वो राजनीति के हिसाब से हो रहा है, जबकि अगर गवर्नमेंट चाहती या गवर्नमेंट नहीं भी चाहती, अगर वो जो स्मारक है, वो जो जगह है, वो अगर हमारे किसी सोसाइटी के पास होती तो उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब हर साल वहाँ पे क्या होता है, सरकार एक पंडाल लगाती है, सरकार के लोग आते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं, आरएसएस के लोग आते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं, और जब बाबा साहब की फैमिली के कोई व्यक्ति आते हैं तो इस बार तो मैंने ये देखा कि वो अपना माइक तक खुद लेकर आए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट बाबा साहब की फैमिली को गवर्नमेंट का माइक तक यूज़ नहीं करने दे रही है कि उनको अपना खुद का माइक लेकर आना पड़ रहा है। तो ये जो है वो बाकी पूरी दुनिया तक ये सारी चीज़ें नहीं जा रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं जा रही हैं। लेकिन पैरेलली आप देखिए कि जितने लोग 14 अप्रैल को महू आते हैं उसमें 90% लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, बसों की बसें भर के आती हैं। अब उनके रहने के लिए, उनके खाने की जो व्यवस्था है, जो पार्किंग की व्यवस्था है, वो थोड़ी बेहतर हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना वोट बैंक भी बचाना है, उनको दिखाना कि हम देखिए बाबा साहब को लिए कितना वो कर रहे हैं। इसी पूरे सिलसिले को लेकर उन्होंने पंचतीर्थ भी स्टार्ट किया, और बाबा साहब के जितने, जैसे कि बाबा साहब का जन्म स्थान है या दीक्षा भूमि है दिल्ली में जो है, इस तरह के 4-5 जगह को उन्होंने इकट्ठा करके पंचतीर्थ घोषित कर दिया। जो कि तो वो जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से टैक्टिक्स यूज़ करती है, लेकिन ग्राउंड पे क्या काम होता है आप आज जाकर देख लीजिए। वो एक छोटी सी जगह है जहाँ पर कि पूरा स्मारक बना हुआ है, उससे ज़्यादा बड़ी जगह पर सामने राम का मंदिर बना हुआ है। गवर्नमेंट इसको एक्सपांड नहीं कर पा रही है, लेकिन सामने जो राम का मंदिर है वो इससे ज़्यादा बड़ी जगह पर बना हुआ है। क्या गवर्नमेंट के पास वो राइट नहीं है कि वो उसको एक्सपांड कर पाए? या एमपी की जो जनता है या एमपी में जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है वो इतना शीतल है, इतना मरा हुआ है कि वो गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर पा रही? क्योंकि आप जब भी देखिए, आप कभी भी चले जाइए महू पर, वहां पर आपको एक ना एक ऐसी बस मिल जाएगी जो कि महाराष्ट्र से आई है, लेकिन एमपी के जो लोकल लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एमपी के अंदर वो आंदोलन खड़ा ही नहीं किया। हम लोगों ने एमपी के जो लोग हैं उनको ये कभी समझा ही नहीं पाए या कभी समझाने की कोशिश ही नहीं की कि बाबा साहब का महत्व क्या है, कि बाबा साहब ने उनके जीवन में क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा, मैंने वहाँ का कल्चर देखा, मैं एमपी में पैदा हुआ, एमपी में पला बड़ा, एमपी में रह रहा हूँ, मऊ पिछले कई सालों से जा रहा हूँ, यूपी या बिहार में कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है कि वहाँ पर अम्बेडकर जयंती पे क्या हो रहा है, और फिर हम देखते हैं कि एमपी में क्या हो रहा है। ज़मीन आसमान का अंतर है। और मेरे ख्याल से एमपी के अंदर हमें
एक आंदोलन खड़े करने की ज़रूरत है। जयंती के दिन मऊ का पूरा प्रोसेस क्या होता है? वो नहीं पता मुझे, वो प्रोसेस बहुत लंबा है। अरे लोग कैसे आते हैं, स्टेजेस पे क्या होता है? मैंने कभी देखा नहीं भाई, फ्रैंकली बताऊँ। मैं जाता हूँ, मुझे पता है वहाँ पे आरएसएस के लोग हैं, मैं सिर्फ अपने स्मारक में जाता हूँ, वापस निकल आता तो हूँ। तुम्हें लोगों की स्टोरी नहीं दिखती? रात से लोग आना शुरू हो जाते हैं, स्टॉल्स लगती है, ये हाँ, सारी कुछ अच्छी बातें भी बताओ, तुम जैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैं क्रिटिसाइज़ क्या, मैंने ये बताया तो देखो, आप कभी भी चले जाओ वहाँ से एक ना एक बस भरी हुई आती है। आरएसएस का कब्जा बता रहे हैं। थोड़ा अच्छा चीजें बताओ जयंती के बारे में आप, और जो महाराष्ट्र से जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जब आप उनको देखोगे तो गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है, लेकिन खुद से बस करके और वहाँ से वो आ रहे हैं, ट्रेन से वो लोग आ रहे हैं, है ना। वहाँ पर वो रुकते हैं रात भर और फिर दूसरे दिन वो जाते हैं। या अगर नॉर्मल डेज़ में भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो जैसे मैं आज ही वहाँ पर गया था, तो हमने क्या देखा, वहाँ पर तकरीबन 3-4 बसेज आई हुई हैं जो कि महाराष्ट्र की हैं, और वहाँ पर जो लोग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो अपने साथ राशन लेकर आए हैं। वो वहीं पर जगह देखते हैं और वहाँ पर अपने लोगों के लिए खाना बनाते हैं, फिर खाना सर्व करते हैं और खाते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनका रूट रहता है वो वहाँ निकल जाते हैं। मतलब बाबा साहब को लेकर उनके दिल में कितना अथाह प्रेम है कि सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, लेकिन हम जाएंगे। ये जो प्रेम है बाबा साहब के प्रति, ये प्रेम यूपी में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में उस तरीके से देखने को नहीं मिलता। आप देखिए कि जिन लोगों के पास चल नहीं पा रहे हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं। अभी जब इस साल जब मैं 14 अप्रैल को जब मैं गया था, तो वहाँ पर एक बहुत बूढ़े व्यक्ति थे जो कि किसी रूरल एरिया से महाराष्ट्र के आए हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने एक बहुत शानदार वो गाना गाकर सुना रहे थे जो कि बाबा साहब के जन्म के ऊपर है। तो जो इस तरह का जो प्रेम है, वो प्रेम हमें बाकी जगह के लोगों में देखने को नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। बाबा साहब के जन्म से जुड़ी कोई स्टोरी? नहीं, पता नहीं है मुझे इतनी जन्म से जुड़ी कोई स्टोरी है उनकी। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में, उसको मत खींचो, उतानी मत करो उसे। घंटा नहीं पता लोग। या अब यहाँ पे जो मैंने वो गाने का जिक्र किया ना, यहाँ पे वो गाना डाल देना। गाना तो आएगा वो। हाँ, वो गाना बहुत शानदार है, जाऊँ या। सुना नहीं है तो तुमने नहीं सुना, बोले बहुत मुझे बहुत प्यारा गाना लगा वो, तो इसलिए तो मैं ले ही आया, मैं डालूंगा इस गाने को। तो सिर्फ कांग्रेस बोली, थोड़ा बीजेपी ने इस बार भी और हमेशा से पंचतीर्थ का वो शुरू किया। इस बार जगह जगह की जयंती में बीजेपी ने, जहां एक्सेस नहीं था उस जगह भी उन्होंने कोशिश की है। सरकार इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं, अगर हम इस देश के पॉलिटिक्स को अगर समझने की कोशिश करें, तो भले ही बाबा साहब का एक कद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं उस समय भी जो बहुत सारे जो लोग थे वो कांग्रेस को वोट करते थे। उसके बाद मान्यवर साहब आते हैं और मान्यवर साहब ने वो डायनामिक्स चेंज कर दिए। तो जब मान्यवर का जब आंदोलन यूपी में चला, तो यूपी से कांग्रेस खत्म हो गई। बीजेपी ने लोगों को 15 लाख का झुंझुना पकड़ा के सत्ता में तो आ गए, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए। तो आज की तारीख में जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, या कांग्रेस के जो ब्राह्मणवादी लोग थे, कांग्रेस को वो काम नहीं करने दिया, वो काम आज की तारीख में हम देखते हैं कि बीजेपी करती है। क्योंकि बीजेपी आरएसएस के द्वारा संचालित होती है और उनको समाज की नब्ज पकड़ना पता है, क्योंकि वो समाज में काम कर रहे हैं हर वक्त। जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, उस समय भी उनके हज़ारों कार्यकर्ता, मैं ये कहूँगा लाखों कार्यकर्ता ज़मीन पर काम कर रहे हैं। उनको पता है वो चीज़। तो उनको पता है कि आज की तारीख में बाबा साहब का महत्व क्या है।
उनको पता है कि भले ही आज की तारीख में जो अनटचेबल्स थे उनको हिंदू बना दिया गया है, वो हिंदुइज़्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब बात बाबा साहब की आती है तो वो चीज़ें भी साइड में हो जाती हैं। तो बाबा साहब जो हैं वो आज की तारीख में करेंसी बन गए हैं, और उस करेंसी को हर व्यक्ति, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उसको यूज़ करना चाहती है। तो हम देखते हैं कि कंटेंट क्रिएटर बाबा साहब का नाम लेके आते हैं और कंटेंट क्रिएशन करते हैं, और उसके बाद से बीजेपी, आरएसएस, आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं कि बीजेपी जो कि पिछले लगभग 15 साल से, लगभग 13-14 साल से सत्ता में है, वो क्या करती है? तो हम ये देखते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो बाबा साहब का नाम लेकर आते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर आते हैं, बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद फिर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो क्या करती हैं? तो आप देखिए, बीजेपी का उदाहरण लीजिए। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करती जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने से रोक रही है, लेकिन पैरेलली वो बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ योजना भी चालू कर दी है उसने। बाबा साहब के नाम पर वो कई सारे योजनाएं चालू करती है, लेकिन साथ में क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होने से रोक रही है। और ये सब सिस्टम के अंदर रह के हो रहा है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कराया जा रहा है, सत्ता के इशारे पर। बीजेपी ने कई सारे जो उनके आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये बता दिया गया है कि हम तो बाबा साहब को अपना मानते हैं, बाबा साहब तो हिंदू सुधारवादी थे, बाबा साहब को तो हमारे लोगों ने गलती की कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, हमारे लोगों की गलती की वजह से। ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में बाबा साहब जो है वो करेंसी हैं। आज की तारीख में आप देखिए कि राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहन के जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि भाई देखो मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ। वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि मैं जब तक प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लेकर आ जाऊंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन ये जो नारा था, ये तो मान्यवर का दिया हुआ नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मैं कास्ट सेंसस करा के रहूंगा। ये तो बीजेपी का आंदोलन की बात है। तो कांग्रेस ने, ये तो बीएसपी के आंदोलन की बात है। तो कांग्रेस ने बीएसपी के आंदोलन को आत्मसात करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को भी ये चीज़ पता है कि बिना बाबा साहब के इस देश में राजनीति नहीं हो सकती। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब भी है जो बाबा साहब का नाम के साथ खड़ा है, शेड्यूल कास्ट हमेशा से बाबा साहब के साथ खड़ा रहा, और जो ओबीसी है वो भी अब धीरे धीरे बाबा साहब के साथ खड़ा हो रहा है। उतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन वो हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन आएगा। जितना ज़्यादा बाबा साहब के को लेकर जागरूकता आएगी उतना लोग साथ में खड़े होंगे। तो कांग्रेस इस चीज़ को समझ चुकी है कि अगर उसको लंबी राजनीति करनी है तो वो जो वोट बैंक जो मान्यवर ने कांग्रेस का छीन लिया था या कांग्रेस से छुड़ा लिया था, कांग्रेस से डाइवर्ट करके जो मान्यवर बहुजन समाज पार्टी के पास लाए थे, अब उस वोट बैंक को वापस कांग्रेस लेना चाहती है। लेकिन उसके पास खुद की कोई पॉलिसी नहीं है। वो बीएसपी की पॉलिसी, बीएसपी की ही विचारधारा को वो एनक्रोच करेगी और उसके हिसाब से काम करती हुई दिखाई देगी। आम आदमी पार्टी क्या करती है कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब की फोटो तो लगा देती है पीछे, वो भगत सिंह की फोटो तो लगा देती है पीछे, लेकिन फिर वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर सुंदरकांड करवाती है। उनके जो अध्यक्ष हैं वो गुजरात में जाके कहते हैं कि देखो मैं तो कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था, मैं तो कंस को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। वो उनका जो उनके मंत्री हैं वो जाकर सुंदरकांड करवा रहे हैं, वो जाकर हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं। फिर आप देखिए समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। तो समाजवादी पार्टी जिसने रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल फाड़ दिया, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर और जो बाकी के हमारे बहुजन महापुरुष और महामहिलाएं रही हैं उनके नाम पर जितनी योजनाएं थी सारी बंद कर दी, और फिर भी वो खुद को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि बाबा साहब का जो नाम पहुंचा था ये उसका असर है। अब जिस दिन हमने बाबा साहब की विचारधारा पहुंचा दी घर घर, उस दिन इन सबके दुकानों पर ताले लग जाएंगे, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो पहला काम हम कर चुके हैं, बाबा साहब को पहुंचा चुके हैं।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अब बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाना है। और बाबा साहब की विचारधारा एंटी कास्ट नहीं थी, बाबा साहब की विचारधारा प्रो बुद्धिज्म थी। बाबा साहब चाहते थे इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना, क्योंकि अगर जाति भी खत्म करना है तो वो आप हिंदू धर्म में रह के खत्म नहीं कर सकते, वो आप नास्तिक बन के खत्म कर नहीं सकते। उसके लिए आपको बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि बाबा साहब ने एक्सेप्ट किया। 1953 में बाबा साहब ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया इंडिविजुअल लेवल पर, जो कि आई साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ का मेंशन किया है। और 56 में बाबा साहब ने पब्लिकली 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म। तो हमें इस डायरेक्शन में अब जाना चाहिए। एंटी कास्ट करके आप कास्ट खत्म नहीं कर पाओगे। एंटी कास्ट करके तो आप ये बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम है कि जाति खत्म करना है, लेकिन जाति कैसे खत्म करना है इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो जब तक हम इस पर बात ही नहीं करेंगे कि जाति खत्म कैसे करनी है, जाति खत्म होगी ही नहीं। जाति इंसान के दिमाग में है। बाबा साहब ने कहा था कास्ट इज द नोशन ऑफ माइंड। जाति इंसान के दिमाग में है, तो हमें इंसान के दिमाग को बदलना पड़ेगा। मतलब कि वो जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता रखता है, हमें उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें उसकी सोच में जाति का जो कीड़ा है उसको निकालकर बंधुता यानी फ्रेटर्निटी डालनी पड़ेगी। और जो फ्रेटर्निटी है वो ब्रदरहुड है, और जो ब्रदरहुड है वही धम्म है, वही रिलीजन है, जिसको बाबा साहब ने 1993 में जो उनका इंटरव्यू था रेडियो में, जब वो माय फिलॉसफी के नाम से जो पब्लिश होता है, उसमें वो जिक्र करते हैं। तो हमें फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना होगा। फ्रेटर्निटी कहाँ से आएगी? तो क्या फ्रेटर्निटी हिंदू में रह के आ सकती है? नहीं आ सकती, क्योंकि जो फ्रेटर्निटी हिंदुइज्म में है वो एक्चुअल में फ्रेटर्निटी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और हर कास्ट ग्रुप है वो खुद को एक दूसरे से बड़ा मानता है, खुद को एक दूसरे से ऊंचा मानता है। तो जब तक ये भावना रहेगी हम कास्टिज्म ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये सोच रहा है कि हम मुसलमान बन जाएं और हम कास्टिज्म ख़त्म कर दें, तो मुसलमानों के बारे में कि मुसलमानों का जो ब्रदरहुड है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मतलब कि या तो फिर इस देश को पूरा आप मुसलमान बना दीजिए तो शायद हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। इस देश की डेमोग्राफी खराब हो जाएगी, जिसकी चिंता बाबा साहब को भी थी, इसलिए वो इस्लाम धर्म में नहीं गए। फिर क्या सिखिज़म में ऐसा हो सकता है? तो सिखिज़म में भी हम देखते हैं कि कास्टिज़म रिलीजन में नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कई मजहबी सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे हैं, और जो पहले से सिख थे उनके लिए अलग गुरुद्वारे हैं। हम क्रिश्चियनिटी में क्या हम ये देख सकते हैं, क्या हम कास्टिज्म ख़त्म कर सकते हैं? तो क्रिश्चियनिटी में भी हम कास्टिज्म ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इंडिया के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कास्टिज्म आ गया। वहाँ पर भी हमें दलित क्रिश्चियन देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि दलितों के लिए अलग से चर्चेज हैं। तो क्या हम एथिस्ट बन के हम कास्टिज्म ख़त्म कर सकते हैं क्या? तो क्या हम इस देश में सारे लोगों को एथिस्ट बना सकते हैं क्या? तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि एथिज़म अपने आप में इतना प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि एथिज़म की भी डेफिनेशन देखा जाए तो आज की तारीख में लोग खुद को मुस्लिम भी कहते हैं और एथिस्ट भी कहते हैं, लोग खुद को क्रिश्चियन भी कहते हैं और एथिस्ट भी कहते हैं, लोग खुद को हिंदू भी कहते हैं और एथिस्ट भी कहते हैं। आज देखिए एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, वो कहते हैं कि मैं तो हिंदू एथिस्ट हूँ। अगर आप हिंदू हो मतलब आपके दिमाग में कास्ट का नोशन है, तो फिर आप एथिस्ट बन जाओ। आप हो सकता है कि आप उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को नकार दो, आप हो सकता है कि आप वेदों को नकार दो, लेकिन जो परवरिश के दौरान आपके भीतर जातिवादी कीड़ा डाला गया है उसको कैसे निकालोगे? तो वहाँ पर फिर हमें मिलता है बुद्धिज़्म, जो कि बाबा साहब ने हमें बताया कि भाई बुद्धिज़्म जो है उसके भीतर कास्ट नहीं है। अब जब कोई बुद्धिस्ट बनता है तो वो अपनी जाति की जो पहचान है उसको छोड़ देता है। जब अलग अलग जाति के लोग बुद्धिस्ट बनेंगे तो अपनी जाति की पहचान छोड़कर बुद्धिस्ट बनेंगे, तो उनके अंदर ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, उनके बीच बंधुता बढ़ेगी, और वो जो डिफरेंट कास्ट की जो लाइंस थी वो ब्लर होने लगेंगी। और इसका एग्जाम्पल हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र के जो महारों की जो सब कास्ट थी वो आज की तारीख में ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, वो ब्लर होने लगी हैं। और महाराष्ट्र में बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन जो घुमंतु जातियां थी वो भी बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर रही हैं, जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ हैं वो भी बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर रही हैं, और जो ओबीसी हैं वो भी बुद्धिज़्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ओबीसीओं ने तो वहाँ पर कई सारे आंदोलन भी चलाए हैं जिन पर ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो बुद्धिज़्म जो है वो कास्ट को ख़त्म कर सकता है, जो कि बाबा साहब ने हमें बताया।
बाबा साहब ने बुद्धा का जो कार्य कारण का सिद्धांत है उसको फॉलो किया कि प्रॉब्लम है मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है, मतलब जाति है। और जाति जो है वो समस्या है, जाति को ख़त्म किया जा सकता है, मतलब जाति को ख़त्म करने का सॉल्यूशन भी है और जाति को ख़त्म करने का एक मार्ग भी है जो कि बुद्धिज़्म है। तो जब तक हम अपने एंटीकास्ट मूवमेंट में बुद्धिज़्म को सेंटर पॉइंट नहीं बनाएंगे, हम आने वाले 10,000 साल तक भी, अगर ये पृथ्वी जिंदा रहती है तो हम आने वाले 10,000 साल तक भी जाति को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कुछ बोलना है अपनी तरफ हो से? गया।